नमस्कार मित्रों, मैं आशीष सराफ एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ और ज्योतिष सीखे की एक नई श्रृंखला में, जहाँ पर मैंने आज मित्रों अपने फेसबुक अकाउंट पे एक अपना नया फेसबुक पेज लॉन्च किया है, जो भी पेज का नाम है द ट्रूथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जिसके लिए आज मैं पहला एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ पर हम बात करेंगे मित्रों कि ज्योतिष का सत्य पे बात करेंगे। क्या ज्योतिष सच है या झूठ, और ज्योतिष किन सिद्धांतों पे काम करता है, कैसे लोगों की कुंडलियाँ बनती हैं, उसका फल कथन कैसे होता है, ग्रह क्या होते हैं, परिभ्रमण कक्षाएं क्या होती हैं, ग्रहों का फल कैसे प्राप्त होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि जैसे कि एक जनमानस में जो होता है मित्रों, यह बात बड़ी कौतूहल वाली है कि बहुत सारे लोग जो है इस बात को मानते हैं कि ज्योतिष एक शास्त्र है और सच है, लेकिन उनके साथ साथ में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को कतई नहीं मानते कि ज्योतिष एक साइंस है या विज्ञान है या सच है, या ग्रह हैं या नहीं है, या हैं तो उनका प्रभाव मनुष्य जीवन पर कैसे पड़ सकता है, और अगर पड़ता भी है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज से कई सदियों पहले वैदिक काल में जहाँ हम जाते हैं, हमारे पूर्व प्राचीन ऋषि मुनियों ने उस समय जब ना तो कोई टेलीस्कोप था और ना ही लोगों को इतना ज्ञान था, उस वक्त उन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर हमारे सौर मंडल को परिकल्पना कर ली थी, हमारे 7 ग्रहों की, और हमारे एक और जो छाया ग्रह राहु केतु उनकी परिकल्पना कर ली थी, और उनका प्रभाव संपूर्ण प्रकृति पर क्या पड़ता है और हमारे ऊपर, क्योंकि हम भी उस प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हमारे पृथ्वी मंडल पर कैसा प्रभाव पड़ता है, उसकी क्या वजह होती हैं, किस ग्रह का क्या प्रभाव होता है, और कौन सा ग्रह कितने दिनों में अपनी परिभ्रमण कक्षा को पूरी करता है, और एक चक्र जो कहते हैं एक सौर मंडल का एक चक्र, जहाँ पर सभी ग्रह एक कांस्टेंट डिग्री में लटके हुए हैं सौर मंडल में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबकीय परिभ्रमण कक्ष होता है, जिसकी वजह से वह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और वो परिक्रमा जो होते हैं, तो आप ये बात समझ लीजिए, ये कितनी बड़ी एक साइंस की बात है कि इतने बड़े बड़े पिंड, इतने बड़े बड़े ग्रह, जो कि हवा तो नहीं कह सकते, वैक्यूम होता है जिसको आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन ये सच है कि वह तैर रहे होते हैं। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो उनको एक नियत, एक कांस्टेंट परिभ्रमण कक्ष में एक नियत टाइम में घूमते हैं, उनका सर्किल फिक्स है, उनका रास्ता फिक्स है, वह उसी पे चलते हैं, उससे भटकते नहीं हैं, 1 इंच भी यहाँ से वहाँ नहीं जाते मित्रों, और सालों साल सदियों से वह उस परिभ्रमण कक्ष में घूमते आ रहे हैं। तो इस चीज़ की कल्पना जो है, यह हमारे ऋषि मुनि ने आज से कई 100 वर्ष पहले कर ली थी। टेलीस्कोप तो आज आ गए हैं, आज वेस्टर्न कल्चर में जहाँ टेलीस्कोप बड़ी बड़ी दूरबीनें आ गई हैं, उन्होंने इस बात को देखा और समझा कि नहीं, यह बात तो सत्य है कि हाँ, एक सौरमंडल है, एक सूर्य है, एक पृथ्वी है, चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है, ये सारे ग्रह वास्तव में विद्यमान हैं, और ये वास्तव में अपनी पृथ्वी में ये जो है सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं मतलब, और इनकी एक नियत गति है, नियत स्थिति है, जिससे यह उस परिभ्रमण कक्षा में घूमते हैं। और इनकी एक पूरे, क्योंकि 360 डिग्री का यह पूरा सौर मंडल होता है, 360 डिग्री बहुत होती है, परंतु यह जो ग्रह है मित्रों, यह ग्रह जो होते हैं भूमध्य सागर से 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे एक क्लिपिटिक्स, जिसको अपन कहते हैं परिभ्रमण कक्षा, एक पट्टिका होती है, पट्टिका जिसको आप एक काल्पनिक पट्टिका होती है, उसी के अंदर यह 9 ग्रह जो होते हैं परिभ्रमण कक्षा में निरंतर घूमते रहते हैं। तो यह बात तो आज साइंटिफिकली भी प्रूफ हो गई है, जो साइंस ने प्रूफ कर दी है। इसी हिसाब से हमारे जो
जो वेद थे, जो उपनिषद थे, ज्योतिष भी वेद का ही एक अंग है, वेदांग कहा जाता है। तो उसमें जो है इस चीज़ का वर्णन था, जहाँ पर ज्योतिष के दो भाग हैं। एक भाग होता है गणितीय भाग होता है, एक भाग होता है फलित भाग होता है। गणितीय भाग में जो मित्रों होता है, हम ग्रहों की जो है गणितीय गणना करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, गणितीय कैलकुलेशन, कितने अंश, कितने डिग्री, कितने मिनट में कौन सा ग्रह किस राशि पे है, इसके देखते हैं, जिसका काम आजकल हमारे कंप्यूटर और कैलकुलेटर पे हो जाता है। लेकिन इसके बाद एक दूसरा भाग जो है, जिसको हम फलित भाग कहते हैं, जहाँ पर हम ग्रहों के चाल का, उसकी स्थिति का, विभिन्न ग्रह नक्षत्रों में आने पर, मनुष्य जीवन पर, प्रकृति पर, हमारे पृथ्वी पर, समस्त प्राणी जगत पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ का हम फलित सूत्र में वर्णन करते हैं। अब पहला भाग जो है वह तो एस्ट्रोनॉमी हम कहते हैं आज की भाषा में, साइंस की भाषा में, जो कि प्रूफ हो गया है कि सत्य है। दूसरा भाग जो एस्ट्रोलॉजी है मित्रों, उसके प्रति लोगों को अक्सर यह संशय बना रहता है कि यह पूरी कल्पना है। जबकि अगर आप ज्योतिष शास्त्र को पढ़ेंगे, समझेंगे, या जो मैंने जाना है, मैंने पढ़ा है, समझा है, तो मैंने जाना है कि यह सिर्फ पूरी कल्पना नहीं है मित्रों। वास्तव में ग्रहों का मनुष्य पर, उनकी चाल का, उनकी स्थिति का, आकाश मंडल में जैसी भी स्थिति होती है, आपके जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। और उन ग्रहों की स्थिति परिस्थिति को देख के किसी भी व्यक्ति के जीवन में घटने वाली घटनाओं का अनुभव या अनुमान लगाया जा सकता है। अब चूंकि ज्योतिष में बहुत लोग इस बात को इसलिए भी नहीं मानते हैं, क्योंकि आप ये मान सकते हैं कि पहले तो ज्योतिष का एक समय बड़ा मतलब एक कह सकते हैं बहुत अच्छा युग था, जहाँ पर बहुत ज्ञानी लोग थे, विद्वान लोग थे, जिनकी गणितीय गणनाएँ भी बहुत अच्छी थी। लेकिन बीच के कालों में कुछ ऐसा युग भी आया जहाँ पर ज्योतिष का उपयोग सिर्फ लोगों की जो है झूठी प्रशंसा करने के लिए किया जाता था, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए किया गया, जिसकी वजह से उसकी सत्यता पे लोगों को जो है शंका हुई। इसलिए शायद लोगों ने उस पर जो है उसकी सच्चाई पर विचार करना बंद कर दिया और लोगों का ध्यान वहाँ से हट गया। या यह भी कह सकते हैं कि अच्छे गुरुओं का अभाव हो गया, अच्छी शिक्षा पद्धति का अभाव हो गया, उस विषय को जो है आपके अध्ययन से अलग कर दिया गया। आप ठीक है ना, उस विषय पर और आगे रिसर्च नहीं हुए, यह भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। परंतु वर्तमान में आज बहुत सारे दैवज्ञ लोग हैं, ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, जो साइंटिफिकली इस बात का अध्ययन कर रहे हैं और इस बात को उन्होंने पाया है कि ग्रहों की चाल का, ग्रहों की हमारे सौरमंडल में स्थितियों का मनुष्य जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव को जाना भी जा सकता है सटीकता से, और उस पर अभी जो है निरंतर रिसर्च हो रहे हैं। यहाँ तक कि आज वेस्टर्नर्स जिसको हम कहते हैं, जो इस बात को नहीं मानते थे, जो इस बात को ज्योतिष शास्त्र को, या हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे अकल्ट साइंस हैं, जिसको हम हिंदी में गूढ़ विज्ञान कहते हैं। गूढ़ विज्ञान का अर्थ ही मतलब साइंस एक होता है मित्रों जिसको प्रयोगशाला में सिद्ध किया जा सकता है, उसे हम साइंस कहते हैं। जो भौतिक होता है और जिसको हम प्रयोगशाला में कारण परिणाम द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, उसके रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन ऑकल्ट साइंस वो होता है, गूढ़ विज्ञान वो मित्रों जिसको हम प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं कर सकते, यह अनुभविक होता है। जैसे कि हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं, हम अगर पूछें कि ईश्वर है, किसी ने देखा है, किसी ने छुआ है, किसी ने, तो आप उसको बता नहीं सकेंगे। लेकिन अनुभविक रूप से देखेंगे तो बहुत सारे अपने अपने लोगों ने इस बात को अनुभव किया कि हाँ ईश्वर होता है, उन्होंने हमारी कैसे मदद की, हम कैसे बच गए,
हमारी सहायता कैसी हुई, हमारी उन्नति कैसे हुई, तरक्की कैसे हुई है। हम मंदिर जाते हैं, हम प्रसाद चढ़ाते हैं, तो यह सब आणविक होता है, जिसे हम अपर्ट साइंस कहते हैं, गुण विज्ञान। और इसको समझने के लिए आपको आणविक होना चाहिए। और दूसरी बात, जब हम बात करें ज्योतिष में, तो ज्योतिष में गणित सूत्रों का तो ज्ञान होना चाहिए, किंतु उसके साथ साथ जो है फलित सूत्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपके इष्ट की आप पे कृपा होनी चाहिए, ईश्वर की आप पे कृपा होनी चाहिए, तभी आप जो है किसी भी व्यक्ति का सही फलित का जो है वर्णन कर पाएंगे अपनी गणती गणना के अनुसार। तो मित्रों, ये तो एक सिंपल सी बात है, तर्क बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि ज्योतिष जो है पूरे 360 डिग्री को जो हमारे होता है पूरा वायुमंडल है, यहाँ पर ढेर सारे नक्षत्र हैं। नक्षत्र में आप समझ सकते हैं कि तारा समूह जिसको कहते हैं, तारा समूह होते हैं, और तारा समूह को मिला करके कई तारा समूह मिला के एक राशि बनती है। तो 360 डिग्री को 12 जो है बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, तो जो 12 राशियाँ कहलाती हैं, जिसकी शुरुआत मेष राशि से होती है और अंत जो है मीन राशि में होता है। इसको भी अगर हम राशि को और सूक्ष्म करते हैं तो हम नक्षत्र में होते हैं। अब नक्षत्र क्या होता है मित्रों, तारों का, राशि का भी छोटा सा तारों का एक झुंड होता है, जो कि आपके आकाश मंडल में जब आप देखोगे तो यह एक विशेष प्रकार की आकृति बनाए हुए होता है, उसको हम नक्षत्र कहते हैं, जिस प्रकार से राशि होती है। और एक राशि में जो है 2.25 नक्षत्र मिल करके एक राशि बनती है। तो हमारे जो कुंडली में जब ग्रहों का फल होता है मित्रों, तो ये हमको ग्रह नक्षत्र फल ही हमें प्रदान करते हैं। और जो जैसे कि ज्योतिष नाम से ज्ञान है, ज्योति को अगर डाइवर्सिफाई करेंगे, तोड़ेंगे, ज्योति प्लस ईश शब्द बनता है, जिसमें ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश और ईश का अर्थ होता है ईश्वर, मीन्स ईश्वर का प्रकाश, मतलब कि ईश्वर का दैवीय ज्ञान, ईश्वर द्वारा प्रदत्त नॉलेज, जिसके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति का ग्रहों की परिस्थिति को देख करके उसके भविष्य, पास्ट, वर्तमान और भविष्य की कल्पना करते हैं। अब ज्योतिष जो है किस हद तक सही है, इसकी बात करना उचित है। यहाँ पर अगर हम बात करें ज्योतिष की, तो ज्योतिष शास्त्र सही तो है, ये बात तो 101% सही है, लेकिन यह किस हद तक सही है, उसके लिए जो पहला सिद्धांत होता है ज्योतिष में तो होता है, वह होता है देश, काल और परिस्थिति। जी हाँ मित्रों, ग्रह जो होती है अपनी अवस्था से हर व्यक्ति को प्रभावित करता है, पहली चीज। दूसरी चीज होती है ज्योतिष में फल कथन करने के पहले देश, काल, परिस्थिति को, जब हम किसी को फल कथन करें तो हमें देश, काल, परिस्थिति का ध्यान रख लेना चाहिए कि वह किस देश में है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, ठीक है, और समय कैसा है उस देश का, मतलब काल क्या है, कैसा युग चल रहा है, समय क्या है, और उस पर्टिकुलर व्यक्ति जिसकी हम फल कथन करना चाहते हैं उस व्यक्ति की परिस्थिति का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जी, अब ग्रहों की अगर बात करें तो हम सहज रूप से समझ सकते हैं कि जब आप देखते हैं कि लो टाइड और हाई टाइड की भी आपने सुना होगा कि जब आपका मून और अमावस्या के दिन, यानी पूर्णमासी के दिन और चंद्रमा के दिन जो कोस्टल एरिया होते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि एक वो होता है हाई टाइड और लो टाइड आती है। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से होता है तो ज्वार भाटा उठता है समुद्र में, यानी उसमें इतनी ताकत होती है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में कि वह पानी को कई फुट ऊपर उठा देता है। तो इस बात से समझ सकते हैं कि चूंकि मनुष्य की बॉडी को साइंटिफिक रूप से समझेंगे कि 70% जो होता है मनुष्य की बॉडी में पानी होता है और 29% जो होता है वो ठोस पदार्थ होते हैं। और अगर हम पृथ्वी की बात करें मित्रों तो आप देखेंगे कि सेम रेशियो पृथ्वी का भी होता है। 70% करीब पृथ्वी में क्या है, लिक्विड है ऊपर,
और जो ठोस पदार्थ ऊपर जो ऊपर पट्टी जिसको हम कहते हैं स्थल मंडल जिसको कहते हैं, वह उसका रेशियो है भी 29% to 30% समथिंग है। तो आपकी बॉडी में और पृथ्वी की बॉडी में कितनी सिमिलरिटी है ये आप देख लीजिए, क्योंकि आपकी पैदाइश भी पृथ्वी में ही हुई है। तो आप जैसा आपका पिंड है, आपका ग्रह है, वैसे ही आप जीव हैं, यथा पिंडे तथा जीवे। तो आपकी प्रकृति भी अपनी पृथ्वी जैसी ही है। तो इस पे पड़ने वाले जो ग्रहों प्रभाव है वह पृथ्वी पर भी जैसे पड़ते हैं वैसे आप पर ही पड़ते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जब लो टाइड हाई टाइड होता है तो जो अक्सर देखेंगे जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं उनको चंद्रमा की स्थिति से बहुत फर्क पड़ता है। मतलब पूर्णमासी और अमावस्या के दिन जो होता है उनकी स्थिति में विशेष बदलाव आते हैं। ब्लड प्रेशर का एक अपना महत्व है। दूसरा, अगर हम बात करें कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से प्रकृति में ऋतुएं बदल जाती हैं। यह बात भी आप सभी जानते हैं कि जब सूर्य जो होते हैं दक्षिणायन होते हैं तो हमारे यहाँ पर जो है शीत ऋतु का आगमन होता है, यानी दिन धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं और रातें बड़ी होने लगती हैं, जो कि शायद 21 जून के बाद से ऐसा होता है कि दिन जो होते छोटे धीरे सनई छोटे होंगे और रातें बड़ी होने लगती हैं। प्लस उत्तरी ध्रुव से चलने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वह हमारे देश की ओर अनवरत धीरे धीरे आने लगती हैं, क्योंकि सूर्य नारायण जो होते दक्षिण की तरफ जाने लगते हैं, दक्षिण आयन की तरफ अनवरत चले जाते हैं और हमारे यहाँ ठंड यानी शीत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। इसी प्रकार से जब सूर्य उत्तरायण होते हैं यानी मकर संक्रांति के बाद उत्तर की तरफ यानी हमारे भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पर जो क्या होता है दिन जो होता है बड़े होने लगते हैं और रातें छोटे होने लगती हैं और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। तो यह तो एक साइंटिफिक आपकी आंखों देखा यह है कि ग्रह का आपकी प्रकृति पर, आपकी पृथ्वी पर, आपके अपने ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। कि ठंड जैसे ही आती है तो आप जो है स्वेटर पहन लेते हैं, आग की आपको ज़रूरत पड़ने लगती है ना, हैं, और बॉडी में बहुत सारे से बदलाव ऑटोमेटिक आते हैं, है ना, ठंड की वजह से बॉडी खिल सी जाती है ना। इसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु आती है तो जो आप ठंड में स्वेटर पहन रहे होते हैं स्वेटर उतर जाती है, आपको लगता है कि बगैर कपड़ों को बनियाने पहले घूमते रहें। तो ऐसे बदलाव तो सहज रूप से आप देख सकते हैं। ये भी किसका प्रभाव है? ग्रहों का ही प्रभाव है। तो ठीक इसी प्रकार से मित्रों, जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा का मैंने आपको उदाहरण दिया कि किस प्रकार से आपको प्रभावित करते हैं, इसी प्रकार से अन्य ग्रह भी अपने अपने अन्य ग्रहों के भी अपने अपने प्रभाव होते हैं मित्रों। और इन प्रभावों को आप जो है जब आप उसको अनुभव में लाएंगे कि हाँ हमारे कुंडली में फला ग्रह का यह प्रभाव है और हम आपको बताएंगे कि अब ऐसा प्रभाव है, तो आपको यह अनुभव गम्य होगा कि हाँ आप जो है सही बोल रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है, कुछ फील ऐसा हो रहा है, महसूस ऐसा हो रहा है। मेंटली भी ऐसा होता है, आपके विचारों में भी होता है और बहुत सारी चीज़ें मित्रों हमारे जीवन में ना विचारों से अनवरत चलती हैं। जैसे विचार आपके आएंगे, जैसा आप सोचेंगे वैसे आपके कर्म हो जाएंगे। आपके विचारों से आपके कर्म प्रभावित होते हैं और कर्म से ही आपका भाग्य बनता है मित्रों। तो जो पूर्वोक्त कर्म थे वो आज आपका भाग्य बन गया है, जो आज के कर्म होंगे वो कल आपका भाग्य बन जाएगा। तो ज्योतिष में मित्रों यही होता है, कोई चीज़ें खत्म नहीं होती हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी सर्किल में घूमती रहती है अनवरत, ये प्रकृति के पहिया जो चक्कर चलता रहता है वो भी सर्किल में, इसी प्रकार से कर्म और परिणाम का भी चक्र चलता रहता है। जो आप अच्छे कर्म करते हैं उसका फल आपको मिलता है, जो बुरे कर्म करते हैं उसका भी फल आपको मिलता है। अगर आपने अच्छे कर्म करके अनायास आपकी मृत्यु हो जाती है तो इसका मतलब यह नहीं मित्रों कि आपके जो किए गए कर्म थे वह क्षीण होगा या खत्म होगा, नहीं मित्रों। आप उन फलों को भोगने के लिए पुनः इस धरती पे आएंगे और तब आप उन फलों का भोग करेंगे। इसी प्रकार से अगर आप कोई पाप कर्म करके मर जाते हैं, आप खत्म हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका जो है पाप कर्म भी कट गए, नहीं। आप उन पाप कर्मों का भुगतान करने के लिए पुनः इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा
और आप फिर अपने उस पुनर्जन्म में उन पाप कर्मों पर दुख को भोग करोगे। ये बिल्कुल सत्य है मित्रों। जिस प्रकार से साइकिल का पहिया चलता है गोल गोल, उसी प्रकार से कर्म और ये फल प्रतिफल चलते रहते हैं। इसी हिसाब से कोई व्यक्ति जो होता है अनायास रूप से भाग्यशाली होता है जन्म से ही, और कोई दुर्भाग्यशाली होता है। कोई करोड़पति होता है, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई लंगड़ा होता है, कोई लूला होता है, कोई सुंदर होता है ना। तो यह चीज़ें जो हैं हमारे ही अपने कर्म होते हैं। दूसरी बात मित्रों, मोक्ष की परिकल्पना जो है की गई है, मोक्ष क्यों लोग सब कुछ त्याग करके, सारी इच्छाओं का त्याग करके मोक्ष, क्योंकि जब तक आपके जीवन में इच्छा है और आपके दिमाग में किसी चीज़ की इच्छा जागृत है भोग करने की या किसी भी प्रकार की, तो आप निरंतर इस पृथ्वी पर आते रहेंगे। वो इच्छा आपको पुनः आपको इस पृथ्वी पर लेके आएगी। इसीलिए कहते हैं कि जब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो तो आप इच्छाओं का त्याग करके जाओ। दो चीज़ें मित्र, या तो इच्छाओं का भोग करिए या त्याग कर दीजिए। तो वहाँ पर यह कहा गया है कि जब आप, चूँकि आप गृहस्थ में रहते हैं, तो इच्छाओं को भोगिए और संतृप्त हो जाइए, ठीक है ना। तो जब मन में कोई इच्छा ही नहीं रहेगी आपके, तो आपको सहज रूप से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। आप वहाँ इस भूलोक में नहीं आएंगे, आप कहीं और जाएंगे, वो अलग आध्यात्मिक विषय है। तो यह एक सामान्य सा परिचय था कि कैसे जो है ज्योतिष है, ज्योतिष क्या है, वो कैसे लोगों को प्रभावित करता है। मेरा अपना स्वयं का अनुभव मित्रों कि ज्योतिष फलित सूत्र भी, गणित सूत्र तो सही है, फलित सूत्र भी सही है, बस ज़रूरत जो है वह इसको अच्छे से जानने की है, उसको समझने की है, उसको अनुभव करने की है ना मित्रों। तो यह इम्पोर्टेंट है। जो बताने वाला दैवज्ञ है वह ज्ञानी होना चाहिए। सारी चीज़ें सही हैं, शास्त्र कोई गलत नहीं है, शास्त्र जो लिखे गए हैं वो सब सही है। अगर कहीं कुछ कमी है तो वो हमारी अपनी है, ना कि शास्त्र की है। तो ज्योतिष जो है बिल्कुल सत्य है। तो यह मेरा वीडियो आज ज्योतिष के लिए इतना ही था। अब आगे की वीडियो मैं आपको और पोस्ट करूँगा, जो कि मैंने पहले भी ऑलरेडी कई वीडियो बनाए हुए हैं। अब आपको मेरा जो है चैनल, मेरा आप फेसबुक पे आइए, मेरे चैनल में ज्वाइन करिए और ज्योतिष के ऊपर आने वाले नए नए वीडियोस को आप देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। और अगर आपको अपनी जन्मपत्री कुंडली के बारे में कोई प्रश्न हो तो भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।